जय हिंद दोस्तों। रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग हीट की जो लेक्चर सीरीज़ है वो चल रही है अपनी, तो उसी लेक्चर सीरीज़ में एक और नया लेक्चर ऐड करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना। इस लेक्चर में हर एक बताई हुई चीज़ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और 100% है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर जरूर आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे एलटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें फिजिक्स आपका एक टॉपिक होता है, तो उस एग्जाम में टेम्परेचर स्केल से एक क्वेश्चन जरूर आता है अगर हीट आपकी टॉपिक में, आपके सिलेबस में हीट का टॉपिक रहता है तो। ठीक है, ऊष्मा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है टेम्परेचर स्केल या तापमान पैमाने। तो बात करते हैं टेम्परेचर स्केल या तापमान पैमाने जिसको हम लोग कहते हैं, ये कितनी प्रकार की होती हैं और इसमें क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे। एक ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में मैंने जितनी भी प्रकार की टेम्परेचर स्केल होती हैं वो सारी यहाँ पर दिखा दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं इस पूरे लेक्चर का और फिर हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस लेक्चर से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। क्लियर? चलो देखो, जो टेम्परेचर स्केल या तापमान पैमाने होते हैं, कुल मिला के 5 प्रकार की स्केल जो होती हैं वो टोटली हैं, लेकिन जिसमें से सिर्फ 3 प्रकार की स्केल जो है वो प्रचलित है, मतलब है उसका यूज किया जाता है सामान्यता, और 2 प्रकार की ऐसी स्केल हैं जिनका सामान्यता इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन होती कौन कौन सी हैं? एक होती है आपकी, सबसे पहले जो होती है वो होती है आपकी कौन सी? ये सेंटीग्रेड स्केल। क्लियर? दूसरी होती है आपकी फ़ारेनहाइट, फिर होती है केल्विन, फिर होती है आपकी र्यूमर और फिर होती है आपकी रैंकिन। ठीक, इन स्केल्स को बनाने के लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी कोई सभी नंबर, अगर आप देख रहे होगे कहीं लिखा है 0 तो कहीं लिखा है 100, फिर इधर 32 हो गया तो 212 हो गया, और देख लीजिए कि सब में ये यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 212 के बराबर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन के बराबर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 672 रैंकिंग के बराबर है। यानी कुछ तो इसमें सिमिलरिटी है, कुछ इसमें ऐसी खूबी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 80 डिग्री रैंकिंग के बराबर भी कहलाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन के बराबर भी कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये नीचे की एक स्केल है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी 2 फिक्स बाउंड्रीज होती होंगी टेम्परेचर स्केल को बनाने में, जिनके ना इस तरफ, मतलब आप 0 से ना इधर नीचे जाओगे और ना 100 से इधर ऊपर जाओगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी फिक्स बाउंड्रीज बना के रखी गई होंगी इन स्केल्स को बनाते टाइम पर। तो फिक्स बाउंड्रीज क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका बर्फ के पिघलने का तापमान। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है, क्या कहता है अपना फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। बर्फ के पिघलने का जो तापमान होता है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये क्या होता है आपका? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, निम्नतम पॉइंट होता है ये। और जो पानी के क्वथनांक का तापमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये क्या होता है? अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर स्केल या तापमान पैमाने को बनाते हैं। तो तापमान पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके सबको डिटेल में लिखना शुरू करते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको बनाने के लिए 2 बाउंड्रीज, यानी 2 ऐसी बाउंड्रीज जिसके बीच में ही हम उन स्केल को हमेशा देखते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी बर्फ के पिघलने का तापमान, जिसको हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं,
और यही फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका कहलाता है। और एक होती है आपके पानी के क्वथनांक का तापमान, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और इसमें एक एक करके आपको यहाँ पर सारी जितनी भी स्केल्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं। चलो, सबसे पहले कितनी प्रकार की स्केल यूज की जाती हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, लिखते जाना है इस चीज को। पहली होती है आपकी सेंट्रिक, अच्छा उसी जरा प्रीवियस स्लाइड में जरा वापस जाना। इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा छूट गया, ये जो केल्विन स्केल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो केल्विन स्केल होती है ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर होता है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है? तो केल्विन स्केल को नापने के लिए केल्विन पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, और जो केल्विन यूनिट होती है वही आपकी एसआई यूनिट होती है, किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। और टेम्परेचर जो होता है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी होती है। आप लोगों ने ये अपने मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने यूनिट एंड डायमेंशन की बात की होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन होती है। और इसको अगर इसका जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखा जाता है, और या फिर थीटा करके भी इसके डायमेंशन को लिखा जाता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं एक एक करके सारी स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली होती है आपकी सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड, और इसको हम लोग सेल्सियस भी लिखते हैं, सेंटीग्रेड लिख दो या सेल्सियस स्केल। और एक मिनट, कोई थोड़ा हिंदी में गड़बड़ लिख गया है। सही है? अब सही है ना? एक होती है सेंटीग्रेड स्केल, जिसको हम लोग सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं। और सेंटीग्रेड को हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, सेंटीग्रेड। इसका नोटेशन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक? दूसरी होती है आपकी फ़ारेनहाइट, और इसको कैसे लिखते हो, फ़ारेनहाइट स्केल, और इसका नोटेशन क्या होता है, डिग्री एफ। क्लियर? हर एक स्केल का नोटेशन आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी स्केल होती है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, केल्विन स्केल होती है। जिसने जिसने इसको खोजा था उन्हीं के नाम से ये पड़ गई। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला। चौथी होती है आपकी यहाँ पर र्यूमर स्केल, इसको हिंदी में रोमर करके भी लिखा जाता है। और इसका नोटेशन होता है डिग्री आर। ठीक? और पांचवी होती है आपकी रैंकिंग स्केल, रैंकिन होता है। क्लियर? रैंकिन होता है, और हिंदी में इसको लिखा जाएगा रैंकिन स्केल, और इसका रोटेशन होता है डिग्री आर। एक बात ध्यान से यहाँ पे देखो कि सिर्फ एक केल्विन स्केल ही ऐसी है जिसमें डिग्री नहीं लगा हुआ है, बाकी सारी स्केल्स में डिग्री लगाया जाता है। क्लियर? तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। अब एक एक करके सारी स्केल्स को पढ़ते हैं। जो केल्विन स्केल होती है उसकी क्या खासियत होती है कि ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, ताप की ये एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है या
ऐसे थीटा करके भी लिखा जा सकता है। अब आगे बात करें, एक एक करके सारी स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अच्छा, उससे पहले इसी में ही बात कर लेते हैं कि जब स्केल्स को बनाया गया था तो एक बात का ध्यान रखा गया था। किस बात का ध्यान रखा गया था? कि जो स्केल्स हैं उनकी कुछ बाउंड्रीज जो थी उसको फिक्स किया गया था। तो स्केल को बनाते टाइम पे दो फिक्स पॉइंट लिए गए थे। कितने फिक्स पॉइंट लिए गए थे? दो फिक्स पॉइंट लिए गए थे, 2 फिक्स पॉइंट। जो पहला फिक्स पॉइंट आपका था वो था आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जो लोअर फिक्स पॉइंट लिया गया था वो क्या था आपका? आइस पॉइंट था। आइस पॉइंट ऑफ वाटर, या हम ये कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी बर्फ के पिघलने का तापमान जो था, आइस पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी बर्फ के पिघलने का तापमान, बर्फ के पिघलने का तापमान बर्फ के पिघलने का तापमान। ठीक, इसको एक मिनट को जरा, थोड़ा सा ज्यादा गंदा गंदा लिख गया है भाई हिंदी, वरना हिंदी वाले बच्चे फिर गुस्सा करेंगे हैं कि मैम ने इंग्लिश तो अच्छी अच्छी लिखी और हिंदी लिखते टाइम पे एकदम बेकार बेकार से हिंदी लिख दी, क्यों? है ना? तो हिंदी भी भाई थोड़ा सा सही लिखा जाए। पहले तो इसको लिख दें, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? निम्नतम नियत बिंदु, निम्नतम नियत बिंदु। और इसको लिखते किससे हैं ये भी देख लो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LFP से। ठीक, और ये क्या हो गया अपना? बर्फ के पिघलने का तापमान। बर्फ के पिघलने का तापमान हर स्केल में अलग अलग होगा बर्फ के पिघलने का तापमान। ठीक है, हर स्केल में अलग अलग होता है बर्फ के पिघलने का तापमान। जो दूसरा फिक्स पॉइंट था इसको हम लोग अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। वो क्या था अपना? अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट अभी मैंने तुम लोगों को स्केल में भी, फिगर में भी दिखाया था। जो अपर फिक्स पॉइंट था वो क्या था अपना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या स्टीम पॉइंट भी इसको बोला जा सकता है। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया था? UFP से। क्लियर? और ये क्या है? उच्चतम नियत बिंदु। उच्चतम नियत बिंदु। क्लियर? और ये जल के क्वथनांक का तापमान, जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का तापमान, एक मिनट को जरा, हिंदी गड़बड़ ना हो। क्वथनांक है, वरना हिंदी वाले बच्चे हमको छोड़ेंगे नहीं। क्वथनांक का तापमान। क्लियर? ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी टेम्परेचर स्केल बनाई गई तो दो बातों का ध्यान रखा गया। पहले एयर टेम्परेचर स्केल आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर पांचवी आई। एक एक करके कई सारे टेम्परेचर स्केल्स बन गए, यानी कई सारे तापमान के पैमाने बनाए गए। तो एक जब तापमान के पैमाने बनाए गए तो एक बात का खास ध्यान रखा गया कि जो दो फिक्स पॉइंट है उनको उनका खास ध्यान रखा गया। कौन कौन से दो फिक्स पॉइंट थे? एक था तुम्हारा इसमें लोअर फिक्स पॉइंट, और एक था इसमें तुम्हारा क्या? अपर फिक्स पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट था वो आइस पॉइंट ऑफ वाटर कहलाया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाया, बर्फ के पिघलने का तापमान। और एक था तुम्हारा अपर फिक्स पॉइंट जो कि कहलाया स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या जल के क्वथनांक का तापमान। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको
ध्यान में रख के सारी स्केल्स को बनाया गया था। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटीग्रेड स्केल और इसकी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे, ताकि तुम्हें पता चले कि ये जो स्केल्स बनाई गई थी, ऐसा नहीं था कि ये सारी स्केल्स एक साथ बनाई गई थी, एक एक करके स्केल्स बनाई गई थी। जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे स्केल्स बनाते चले गए साइंटिस्ट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग सेंटीग्रेड स्केल की। सेंटीग्रेड स्केल जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से। इसको बनाया गया था, किस साइंटिस्ट ने बनाया था, इसका नाम था एंडर्स सेल्सियस। 1710 में, 1710 में एंडर्स सेल्सियस एंडर्स सेल्सियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल को 1710 में बनाया था। जब इन्होंने इस स्केल को बनाया तो इन्होंने दो बातों का ध्यान रखा। पहला इन्होंने क्या ध्यान रखा कि जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट था, यानी निम्नतम नियत बिंदु जो था उसको, यानी जो कि हमारा आइस पॉइंट या बर्फ के पिघलने का तापमान होता है, उसको इन्होंने कहाँ पे फिक्स किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया। कहाँ पे फिक्स किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया। और जो इन्होंने अपर फिक्स पॉइंट था, जो कि अपना क्या होता है, स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जिसको हम लोग जल के क्वथनांक का तापमान बोलते हैं, इसको इन्होंने कहाँ पे फिक्स किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया। ठीक है, ये तापमान स्केल या टेम्परेचर स्केल को बनाते टाइम पर दो बातों का ध्यान रखा गया था। तो जब इन्होंने लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को इन्होंने फिक्स कर दिया, तो भी इन्होंने सोचा कि अब हम इस स्केल को कैसे बनाएं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिक्स हो गया, तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में कितने विभाजन किए गए थे, इसमें 100 विभाजन किए गए थे। इसमें कितने विभाजन किए गए थे, 100 बराबर भागों में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को क्या किया गया था, बांटा गया था। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखते हैं, तुमको समझाना है मुझे यहाँ पर। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को मैं ऐसे लिख दूं, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को जो कितने भागों में विभाजित किया गया था, 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, विभाजित किया गया था, 100 बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया था, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को। इसका मतलब है कि इसमें हर एक भाग जो था, हर एक भाग जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर था। यानी एक भाग का मतलब था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक भाग जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर था, क्योंकि 0 से लेके 100 यानी 100 खाने हो गए। ठीक है, और हर एक खाना जो 100 बराबर भागों में ही उसको बांटा गया था, यानी एक भाग जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ रहा था यहाँ पर। तो और इसमें जो स्केल थी वो क्या थी, अपनी डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि लोअर फिक्स पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अपर फिक्स पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, एक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर था। इसका मतलब है कि 100 बराबर भागों में इसको बांटा गया था। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्केल की तरफ। नेक्स्ट स्केल है तुम्हारी फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट स्केल है कौन सी, फ़ारेनहाइट स्केल। इसको रिप्रेजेंट किया गया था डिग्री एफ से। इस स्केल में क्या खासियत थी, इस स्केल को सबसे पहले जिसने बनाया था, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, गैब्रियल फ़ारेनहाइट था शायद, हाँ गैब्रियल फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट का नाम था। और इन्होंने इस स्केल को बनाया था 1717 में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारी स्केल्स एक साथ बना दी गई थी, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे स्केल्स का तापमान पैमाने का निर्माण होता चला गया। क्लियर, 1717 में इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाई थी। अब जब इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाई तो इन्होंने दो बातों का
ध्यान रखा। कौन कौन सी दो बात थी? पहला चीज इन्होंने ध्यान रखा कि जो इन्होंने लोअर फिक्स पॉइंट रखा है यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में, जो कि अपना आइस पॉइंट होता है या बर्फ के पिघलने का तापमान होता है, वो इन्होंने कहाँ पे रखा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कहाँ रखा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और जो अपर फिक्स पॉइंट था, जो कि अपना स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या जल के क्वथनांक का तापमान जो था, उसको कहाँ पे इन्होंने फिक्स किया? यहाँ 32 था तो यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसमें इन्होंने फिक्स किया। इसका मतलब है कि इन्होंने जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का, इसके बीच में कितने बराबर भागों में इसको बांटा था? कितने बराबर भागों में बांटा था? 180 बराबर भागों में इन्होंने बांटा था। 180 बराबर भागों में बांटा गया था इस स्केल को, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 180 ही है। और 180 बराबर भागों में इसको बांटा गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो एक भाग है आपका, वो 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। एक भाग 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्लियर? इस पैमाने पर प्रत्येक विभाजन जो था वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाया, यानी एक भाग 1 फ़ारेनहाइट के बराबर है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस 180 आ रहा है और 180 बराबर भागों में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में विभाजन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट जो स्केल है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है। उस स्केल से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस स्केल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्केल है तुम्हारी केल्विन स्केल। ये जो केल्विन स्केल है, इसको के से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जो पैमाना है टेम्परेचर का, ठीक है, उसको के से हम लोग लिखते हैं। इसमें डिग्री का निशान नहीं लगता है। इसको लॉर्ड केल्विन ने 19वीं शताब्दी में बनाया था। 19वीं शताब्दी में किसने? लॉर्ड केल्विन। हिंदी वाले बच्चे हमको छोड़ेंगे नहीं, गंदा गंदा अगर हम लिखेंगे तो, है लॉर्ड केल्विन। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने केल्विन स्केल का निर्माण किया था। जब इन्होंने केल्विन स्केल का निर्माण किया तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ बातों को ध्यान में रखा था केल्विन स्केल का निर्माण करते हुए। पहली बात है कि इस स्केल का निर्माण क्यों करना पड़ा था, उसके पीछे एक कारण था जिसकी वजह से उन्हें इस स्केल का जो है वो निर्माण करना पड़ा। केल्विन के जो तापमान होता है, चलो थोड़ा सा पहले, अभी उतने डिटेल पे नहीं जाते हैं, पहले इस स्केल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं। इसके बाद इस स्केल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में हम लोग जाते हैं। पहले तो ये चीज मैंने बताई दी है कि जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है? तुम्हारी केल्विन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले तो इसका वो लोअर और अपर वाला देख लेते हैं कैसे बनाया गया है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट था, जो कि अपना आइस पॉइंट है, निम्नतम नियत है बिंदु जो था इसका, वो कहाँ पे सेट किया गया था? वो सेट किया गया था 273 केल्विन पर, ठीक है। 273 केल्विन पे सेट किया गया था। अच्छा, हम लोग आम भाषा में इसको 273 केल्विन बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है 273.15। ये वाला जो होता है ना 273 केल्विन जो होता है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा बोल देते हैं। जो अपर फिक्स पॉइंट था इसका, जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट या पानी के क्वथनांक का तापमान जो होता है, अपर फिक्स पॉइंट यानी उच्चतम नियत है बिंदु जो था, वो आम भाषा में तो हम लोग उसको चलन में 373 केल्विन बोल देते हैं, या लेकिन जो साइंटिफिकली है वो है 373.15 केल्विन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखो तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में
कितने विभाजन होते हैं? 100। 100 बराबर भागों में इसको बांटा गया था, 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, तो यहां से अगर 100 बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया था तो इसका मतलब है कि यहां से भी देखो तो 100, इन दोनों का डिफरेंस भी 100 आ रहा है, यानी जो एक भाग था वो 1 केल्विन के बराबर था। एक भाग कितने केल्विन के बराबर था? 1 केल्विन के एक भाग जो था वो बराबर था। अब देखो, अब इस स्केल को जब बनाया गया तब क्या सोच के इस स्केल को बनाया गया था? क्योंकि पहले से ही एक सेल्सियस स्केल अपने पास मौजूद थी, उसमें भी यही कहानी थी कि एक भाग जो है वो 1 केल्विन के बराबर है, और उसमें क्या था, लोअर फिक्स पॉइंट जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अपर फिक्स पॉइंट उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और 100 बराबर भागों में उसको विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इस स्केल को बनाने के पीछे का रीजन क्या था, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जानने के लिए। उसको जानने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो केल्विन टेम्परेचर स्केल जो होती है इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद पूछा गया था पिछली बार या उसके पहले, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थर्मोडायनेमिक स्केल होती है वो कौन सी होती है। उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा, एक सेल्सियस स्केल, एक लिखा रहेगा फ़ारेनहाइट स्केल, एक में लिखा रहेगा आपकी र्यूमर स्केल या रैंकिंग स्केल, और एक में आपका लिखा रहेगा केल्विन स्केल। तो जो केल्विन स्केल होती है वो आपकी थर्मोडायनेमिक स्केल होती है। अभी उसको मतलब हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले नोट डाउन करवाना चाह रही हूँ आप लोग को। तो केल्विन स्केल होती है वो आपकी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्केल होती है। थर्मोडायनेमिक स्केल जो होती है वो कौन सी स्केल होती है, वो केल्विन स्केल होती है। केल्विन स्केल को ही थर्मोडायनेमिक स्केल कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रणाली में अगर हमें काम करना है, थर्मोडायनेमिक प्रणाली में अगर हमें काम करना होता है तो हम किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम केल्विन स्केल का वहां पर इस्तेमाल करते हैं अगर हमको थर्मोडायनेमिक प्रणाली में काम करना होता है। ये जो थर्मोडायनेमिक स्केल होती है इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या था, एक टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो कैसा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लो, तब तुम्हें ये इस स्केल के पीछे के बनाने का जो रीजन था वो आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा। देखो होता क्या है, एक शब्द तुम लोग ने अक्सर पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य तापमान। परम, कहाँ भाग रहे हो, शांति से बैठो। शून्य तापमान, ये क्या बला है, इसको पहले समझ लोगे तो इस स्केल के पीछे के बनाने का रीजन तुम्हें पता चल जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य तापमान क्या चीज होती है, इसको एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर भी बोला जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल जो होती है टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो यही चीज होती है, परम शून्य तापमान। होता क्या है कि एक बात ध्यान से, इस चीज को जरा ध्यान से समझो, जैसे मानो कोई गैस है, ठीक है, गैस का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर गैस में है, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस भरी हुई है और आप उसको हीट दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो अणु हैं, उनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो वो वहां से मूव करेंगे, ऐसे ऐसे फैलेंगे। फैलेंगे तो जो गैस है उसका जो जितने भी पोर्शन में पहले थी उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो उस जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर घटाओगे तो इसका वॉल्यूम भी घट जाएगा। तो देखा गया कि जो गैस के जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक फिगर अगर हम बनाना चाहें तो वो फिगर कुछ ऐसा बनता है। देखो फिगर कैसा बनता है, फिगर ऐसा बनता है कि अगर मान लो कि इस तरफ हमने क्या ले लिया, ये वॉल्यूम है, और इस एक्सिस में हमने टेम्परेचर को ले लिया, वॉल्यूम मतलब आयतन,
और एक तरफ हमने टेम्परेचर यानी ताप को ले लिया है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ऐसा तो है नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स सब भी इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे जिस भी कंटेनर में वो है। तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जो गैस होती है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ आयतन उसका होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वो जगह घेर के रखते हैं। ठीक है, तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एक सीधी रेखा इस तरफ हमको मिल जाती है। थोड़ा सा सीधी रेखा नहीं दिख रही है, हम इसको जरा सीधी रेखा बना देते हैं और ये अपने को क्या मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। लेकिन अगर बस थोड़ा ऐसे ही बनाए, उस फिगर को ऊपर बनना चला जा रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करते हैं, यानी टेम्परेचर को हम और 0 से नीचे लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर की जो स्केल है उसको हम इस तरफ यानी बढ़ा रहे हैं, यानी टेम्परेचर 0 से नीचे लेके जा रहे हैं। और मान लो कि हम टेम्परेचर कहाँ लेके जा रहे हैं, हम इसको V को जरा पीछे खींचते हैं। देखो V को अगर हम पीछे खींचे ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -273 केल्विन, सॉरी माइनस, क्योंकि हम लोग सेंटीग्रेड स्केल की बात कर रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को कितना कम करते गए, -273 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर को लेके चले गए, तो जो वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वॉल्यूम 0 होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन हो रहा है वो क्या हो गया है, रुक गया है। मॉलिक्यूल्स का मोशन अगर रुक जाता है तो उस केस में हम कह देंगे कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो ये क्या चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब हम 0 से आगे की ओर बढ़ रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। और जब हमने टेम्परेचर को घटाना शुरू किया, कितना घटाते ले गए, घटाते घटाते हम टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, तो उस जगह पे जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो गया, 0 हो गया। वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब रुक गया है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी प्रकार की गति नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं एकदम। अब उस कंडीशन पे अगर हम देखें तो -273 पर मॉलिक्यूल्स में कोई गति नहीं हो रही है, यानी जो अणु हैं वो क्या हो गए हैं, अपनी न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम इसके नीचे और हम कहें कि नहीं भाई हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर हम और बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसा अपने को दिखेगा। देखो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम टेम्परेचर को ऐसे और बढ़ाते चले गए, भाई यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर और बढ़ गया, मतलब बढ़ने का मतलब टेम्परेचर और घट गया। 0 था, 0 से -273 हुआ और टेम्परेचर और घट गया। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो घटते घटते -500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर घटा है तो इसका मतलब है कि अगर इसको वॉल्यूम की एक्सिस पे बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा निगेटिव में आ जाएगा। वॉल्यूम कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, वॉल्यूम ऐसी क्वांटिटी है जो कि कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम अगर निगेटिव में नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है। क्लियर है ये बात, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे और हम नीचे करने की कोशिश करेंगे, करते करते मान लो हमने -500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले गए, तो वहां पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस में वॉल्यूम कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है। अगर टेम्परेचर इसके नीचे नहीं जा सकता है तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर का क्या होता है, न्यूनतम वैल्यू होती है। अगर ये टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू होती है और -273 को जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि जो -273 है, -273 डिग्री सेल्सियस, ये किसके बराबर निकल के आ रहा है,
ये निकल के आता था 0 केल्विन के बराबर, ये निकल के आया 0 केल्विन के बराबर। इसीलिए जो केल्विन स्केल होती है, उस केल्विन स्केल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 केल्विन होती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब कि जहां पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन पूरी तरीके से रुक जाता है। कहाँ पे रुकता है, 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य तापमान। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का निर्माण किया गया था वो स्केल थी केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल को बनाने के पीछे का कारण यही था कि हमने क्या किया कि हम टेम्परेचर को कम करते चले गए, कम करते चले गए, कम करते करते हम -273 पर आ गए। और अगर तुम्हें ध्यान होगा कि अभी हम लोगों ने जब सेंटीग्रेड स्केल पढ़ी थी तो हम लोगों ने कहाँ से पढ़ी थी उसको, 0 से लेके 100 तक लेके गए थे। तो 0 के नीचे तो नहीं उसे लेके गए थे। अब 0 के नीचे जब हमको पढ़ना हुआ और पढ़ते पढ़ते हम -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, तो हमें एक नई स्केल की जरूरत पड़ी और वही स्केल थी तुम्हारी केल्विन स्केल। आई बात समझ में कि केल्विन स्केल क्यों बनाई गई थी। केल्विन स्केल को बनाने के पीछे का रीजन यही था। ठीक है, चलो अब इसके और भी नाम है, वो सारे नाम हम यहाँ लिख देते हैं। इससे तुम्हें क्या होगी, आसानी होगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो तुम्हें काफी आसानी रहेगी अगर हम इसके सारे और भी जो भी नाम है वो सब लिख देते हैं। देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोलते हैं, परम शून्य तापमान, इसको हम परम शून्य भी बोला जाता है, परम शून्य। ठीक है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इंग्लिश में तो एक ही नाम होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हिंदी में से कई सारे नाम हो जाते हैं। परम शून्य, निरपेक्ष शून्य, यही चीज होती है, निरपेक्ष शून्य। ठीक है, परम शून्य भी हो सकता है, निरपेक्ष शून्य भी लिखा जाता है, कहीं कहीं शून्य केल्विन भी इसी लिखा जाता है, शून्य केल्विन। क्लियर। और एक और इसका नाम है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से उतना नीचे चले गए हैं ना, यहाँ देखो 0 से इतना नीचे चले गए हैं। तो ये इसके कई सारे नाम है, सारे नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस अगर नीचे जाए तो 0 केल्विन हो गया, और इसको हम लोग परम शून्य भी बोलते हैं, निरपेक्ष शून्य भी बोला जाता है, और शून्य केल्विन भी इसको बोला जा सकता है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम रहता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्या होता है, देखो तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन पूरी तरीके से रुक जाता है, या फिर हम ये कहें कि जो थर्मामीटर का वो स्थान, जो केल्विन स्केल होती है वो थर्मामीटर के उस स्थान को चिन्हित करती है। मैं बोल रही हूँ, इसको लिख लेना, थर्मामीटर के उस स्थान को चिन्हित करती है जहां पर जो कण है अपने, वो अपनी निम्नतम ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके नीचे उनकी ऊर्जा नहीं जा सकती है, जो उनकी मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम जो ऊर्जा होती है उसको वो वहां पे क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसके नीचे अब उनकी जो थर्मल गति होती है वो नहीं जा सकती है। न्यूनतम संभव ऊर्जा होती है कहां पर, 0 डिग्री केल्विन, नहीं 0 केल्विन पर। ठीक है, 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर निम्नतम उनकी जो ऊर्जा होती है उसको ये कण क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। उसके नीचे उनकी ऊर्जा नहीं जा सकती, यानी हम ये कह दें कि जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है, रुक जाता है। क्लियर। अच्छा, इसमें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कहां पे किस स्केल में देखा गया, केल्विन स्केल में देखा गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस स्केल में मेजर किया गया, केल्विन स्केल में मेजर किया, केल्विन स्केल में मेजर किया गया।
और जो एब्सोल्यूट है जीरो टेम्परेचर था, कितना निकल के आया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस स्केल में मेजर किया गया, केल्विन स्केल में मेजर किया गया। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परमाणु ताप कितना निकल कर आया, 0 केल्विन निकल के आया, या इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिगर भी मैंने तुम लोग को बता दिया कि कैसे कैसे इसको निकाला गया था। अच्छा, इसमें और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट की बात होती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। वो क्या ट्रिपल पॉइंट है उसके बारे में भी यहाँ पे जान लो कि एक होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर की तीनों स्टेट्स क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, तरल और गैस, तीनों स्टेट्स जो है वाटर की, वो उस पॉइंट पे क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी है वहां पर, बनी हुई है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वो भी यहाँ पर ही देखने को किस तरीके से मिलता है उसको भी देख लो, लगे हाथ, छूटना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी जो पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पॉइंट आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो भी यहीं से निकाला गया था, ये जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर से ही उसको फाइंड आउट किया गया था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को। उसको भी देख लो ध्यान से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं, पानी का त्रिक बिंदु लिखते हैं इसको। ठीक है, वरना हिंदी वाले बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे फिर। पानी का त्रिक बिंदु, क्लियर। पानी का त्रिक बिंदु जो होता है वो क्या चीज होता है, उसको जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। और उसमें सबसे पहले पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर यहीं से निकाला गया था, जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर को बताता है। जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर, जीरो ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर को बताता है, जीरो ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या होता है कि जो जो तीनों स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, अभी हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर जो कि होती है अपनी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में तीनों स्टेट्स जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे होता क्या है कि एक टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो एक ही पॉइंट पे क्या होता है, मेंटेन होता है। अब इसको जरा हिंदी में भी लिख लो, वरना हिंदी वाले बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे। तो पानी का त्रिक बिंदु होता है और वह तापमान और दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण थर्मोडायनेमिक संतुलन में सह अस्तित्व में होते हैं। थोड़ा सा हमको हिंदी है, वह तापमान और, मैं तुमको इसलिए लिखवा रही हूँ ये चीज क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या, वह तापमान और दबाव होता है जिस पर मान और दबाव, दबाव मतलब प्रेशर होता है जिस पर उस पदार्थ के तीनों चरण, उस पदार्थ के 3 चरण, कौन कौन से 3 चरण होते हैं, सॉलिड मतलब हो गया आपका ठोस, पदार्थ के 3 चरण यानी ठोस, तरल और गैस, पदार्थ के तीनों चरण ठोस, तरल और गैस थर्मोडायनेमिक संतुलन में सह अस्तित्व में होते हैं। थर्मोडायनेमिक संतुलन में
सह अस्तित्व में होते, सह अस्तित्व में होते हैं, ठीक है, सह अस्तित्व में होते हैं। आई बात समझ में? तो थर्म, ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, वह तापमान और दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण, वही हिंदी थोड़ी सी लिखी गंदी, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वह तापमान और दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण, मतलब जैसे अगर हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर तीनों चरण में आपको मिलता है, ठोस में भी मिलता है, तरल में भी मिलता है, और उसको गर्म कर दो, उसमें हीट दे दो, उष्मा दे दो, तो वो गैस बन जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक संतुलन में सह अस्तित्व में मिलते हैं, यानी जो पानी होता है वो तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जिस पर पानी एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जो पानी है वो एक साथ, यानी जो वाटर है वो एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दें। जो वाटर है वो एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर जो है वो एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। एक साथ होता है, ठीक है, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तीनों स्टेट में, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक। इसका एक फिगर होता है, वो फिगर भी देख लो, लगे हाथ क्यों छोड़ो, फिगर भी। फिगर कैसा बनता है? इसका जो फिगर बनता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनता है। किसके किसके बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है तुम्हारा, ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे चला जाता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ होता है तुम्हारा सॉलिड, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। यहाँ होता है लिक्विड और ये होता है गैस। और ये जो पॉइंट होता है ना, कहाँ गया मेरा पॉइंट, ये पॉइंट होता है तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्लियर। ये पॉइंट जो होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये ट्रिपल पॉइंट होता है, क्लियर। ध्यान से देखो, इसको अच्छे से देखो, ये होता है ट्रिपल पॉइंट। ध्यान से देखो इस चीज को, यही होता है ट्रिपल पॉइंट। एक ही, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर वाटर जो है वो एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। इस ट्रिपल पॉइंट पे तापमान कितना होता है और इस ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है, ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। कितना होता है इस ट्रिपल पॉइंट पे? अगर हम लोग तापमान की बात करें, टेम्परेचर कितना होता है इस ट्रिपल पॉइंट पे? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अपने को मालूम होने चाहिए। अच्छा, हमेशा याद रखना कि जब भी टेम्परेचर लिखना तो हमेशा किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? केल्विन स्केल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केल्विन क्या होती है? अपनी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, ठीक है। तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है वो आता है अपना निकल के 273.16 केल्विन। और इसको अगर हम लोग उस स्केल में बात करते हैं सेंटीग्रेड स्केल में, तो वो आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करते हैं तो वो आता है अपना निकल के 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो आइस पॉइंट होता है, यानी बर्फ के पिघलने का जो तापमान होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है इसका तापमान, ठीक है। और जो प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 4.58 mm ऑफ मरकरी, 4.58 mm ऑफ मरकरी। इस प्रेशर पर ये आपका टेम्परेचर जो होता है ना, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये प्रेशर होता है, ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इसको सही से थोड़ा लिख दें, ये टी ट्रिपल ऐसे लिखा रहता है और ये पी ट्रिपल लिखा रहता है ऐसे, ठीक है। 4.58 mm ऑफ मरकरी, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। 611.6
पास्कल। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाए कि ट्रिपल पॉइंट कितना है, क्योंकि ये नोन होता है, ऐसा नहीं होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, ये फिक्स होता है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का लिए फिक्स है कि टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेल-लूसक, उन्होंने एक नियम दिया था, गेल-लूसक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं गेल-लूसक लॉ। वो गेल-लूसक लॉ क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें मान लो कि टेम्परेचर पता हो, ठीक है, और हमें प्रेशर निकालना है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमें, क्योंकि वो तो हमें पता ही रहता है, तो गेल-लूसक ने क्या कहा था कि जो P ट्रिपल है अपॉन T ट्रिपल है इज इक्वल टू P/T होगा। ये था गेल-लूसक लॉ। क्योंकि मान लो कि तुम्हें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, और प्रेशर तुम्हें गिवन है, टेम्परेचर तुम्हें निकालना है, प्रेशर ये मान लो तुम्हें गिवन है, और टेम्परेचर तुम्हें फाइंड आउट करना है, और P ट्रिपल और T ट्रिपल तो तुम्हें पहले से मालूम है, तो तुम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो गेल-लूसक लॉ जो था वो P ट्रिपल पॉइंट और T ट्रिपल पॉइंट के रिलेशन में ही था, उससे हम किसी भी गैस का टेम्परेचर या प्रेशर फाइंड आउट कर सकते थे। अगर उसमें से हमें कोई एक वैल्यू पता है तो हम दूसरी वैल्यू को निकाल सकते थे, ठीक है। मान लो कि हमें प्रेशर पता है तो हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, और अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये गेल-लूसक ने एक नियम दिया था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के सापेक्ष में। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरी केल्विन स्केल हो गई है तुम्हारी। केल्विन स्केल में अब कुछ भी नहीं रह गया है, और नेक्स्ट स्केल अब हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्केल है तुम्हारी कौन सी, र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल, जो र्यूमर स्केल है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिग्री आर से, ठीक। हमेशा हम लोगों ने क्या कहा बताया कि जो भी स्केल बनाई गई उस स्केल में दो बातों को ध्यान रखा गया। पहला था तुम्हारा लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा था तुम्हारा अपर फिक्स पॉइंट। तो उसी तरीके से र्यूमर स्केल में भी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को ध्यान में रखा गया। ये 1730 में रेने एंटोनी फॉर्चाइट डी र्यूमर, पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, 1730 में र्यूमर ने इसको बनाया था, ठीक है। और इस स्केल पर इन्होंने जो लोअर फिक्स पॉइंट था उसको इन्होंने कहाँ पे फिक्स किया था, लोअर फिक्स पॉइंट ये फिक्स किया था इन्होंने 0 डिग्री र्यूमर पर, ठीक, जिसको हम लोग आइस पॉइंट भी बोलते हैं, यानी बर्फ के पिघलने का तापमान जो होता है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ फिर से बार बार। अपर फिक्स पॉइंट क्या था अपना, पानी का क्वथनांक का तापमान था, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, इसको इन्होंने फिक्स किया 80 डिग्री र्यूमर पर। तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में इसको इन्होंने कितने बराबर भागों में बांटा था, 80 बराबर भागों में इसको इन्होंने बांटा था। कितने बराबर भागों में बांटा था, 80 बराबर भागों में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को इन्होंने 80 बराबर भागों में क्या किया था, बांटा था। 80 बराबर भागों में, 80 बराबर भागों में इसको इन्होंने बांटा था। अब ध्यान से जरा देखना कि इसके बीच में भी डिफरेंस 80 का है, और 80 बराबर भागों में इसको इन्होंने बांटा था। इसका मतलब है कि जो एक भाग था वो किसके बराबर था, 1 डिग्री र्यूमर के बराबर था, ठीक। तो ये हो गई तुम्हारी र्यूमर स्केल। नेक्स्ट जो तुम्हारी स्केल है वो क्या है, रैंकिन स्केल है। कौन सी स्केल है, रैंकिन स्केल। रैंकिन स्केल का जो होता है वो डिग्री आरएन होता है। इसको 19वीं शताब्दी में रैंकिन एक साइंटिस्ट थे, रैंकिन, उन्होंने ही इसको इस स्केल को बनाया था। इस स्केल को भी बनाते टाइम पे उन्होंने उन्हीं दो बातों का ध्यान रखा था। पहले क्या कि जो लोअर फिक्स पॉइंट है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलते हैं वाटर का, यानी पानी के बर्फ के पिघलने का तापमान जो था उसको इन्होंने कहाँ पे रखा था, 492 डिग्री आरएन पे रखा था। कहाँ पे रखा था, 492 डिग्री आरएन, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। रैंकिन स्केल की ये यूनिट है। ये 5वीं स्केल थी। अब तक से 5 स्केल ही केवल अपने पास हैं, जिसमें से 3 अपनी प्रचलित में है जिसको हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी है, सेंटीग्रेड है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट था वो था कितना, जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट या पानी का क्वथनांक का तापमान होता है, ठीक है, वो कितने पे था, वो था इसका 672
डिग्री RN पर। RN इसकी यूनिट है, ठीक है। अब इसमें देखो कितना डिवीजन वो गैप हो रहा है, 180। तो यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट को उन्होंने कितने बराबर भागों में बांटा था, 180 बराबर भागों में बांटा था। यानी जो कि तुम्हारी फ़ारेनहाइट स्केल को जितने बराबर भागों में बांटा गया था, उतने ही बराबर भागों में रैंकिन स्केल को भी बांटा गया था। 180 बराबर भागों में इसको विभाजित किया गया था। अगर इसको 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया था, इसका मतलब है कि जो एक भाग था वो एक रैंकिंग के बराबर था। एक भाग क्या था, एक रैंकिंग के क्या था, बराबर था, ठीक। तो इस तरीके से ये पांचों स्केल तुम्हारी हो गई। अब पांचों स्केल का एक फिगर हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, उस फिगर को अब हम तुम्हें दोबारा दिखाते हैं। और कहाँ गया ये आ गया, ठीक है। ये देखो फिगर, अब ध्यान से देखो इस फिगर को। अब देखना जरा, ये देखो, ये सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसमें कितने 100 सेल्सियस डिग्रीज थी, यानी इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया था। दूसरी थी तुम्हारी फ़ारेनहाइट स्केल, ये 32 डिग्री इसका लोअर फिक्स पॉइंट था और इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना था अपना 212 डिग्री। उच्चतम नियत बिंदु कितना था इसका 212 डिग्री, और इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया था, 180 बराबर भागों में बांटा गया था। इसका मतलब है इसमें 180 फ़ारेनहाइट डिग्रियां बीच में आ रही थी। जो केल्विन स्केल थी वो मिनिमम कितनी थी, 273 केल्विन थी, और अपर कितनी थी उसकी 373 केल्विन थी। तो ये 100 केल्विन इसके बीच में आ रहे थे, यानी 100 बराबर भागों में इसको बांटा गया था। रैंकिन स्केल जो थी वो 0 इसका लोअर फिक्स पॉइंट था और 80 इसका अपर फिक्स पॉइंट था। और बीच में इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया था, 80 बराबर भागों में बांटा गया था, इसलिए इसमें 80 रोमन डिग्रियां बीच में आ रही थी। और अगर हम लोग रैंकिन स्केल की बात करते हैं तो रैंकिन स्केल में 492 डिग्री RN जो था वो इसका लोअर फिक्स पॉइंट था, और 672 डिग्री RN इसका कितना था, अपर फिक्स पॉइंट था। और इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया था, 180 बराबर भागों में बांटा गया था, इसलिए इसमें बीच में कितनी आ रही थी, 180 रैंकिंग डिग्रियां बीच में आ रही थी। तो जो लोअर फिक्स पॉइंट था उसको किससे देखा गया था, उसको देखा गया था बर्फ के पिघलने का तापमान या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस होना चाहिए ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। बर्फ के पिघलने का तापमान, और ये लोअर फिक्स पॉइंट था, और पानी के क्वथनांक का तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो था वो अपर फिक्स पॉइंट लिया गया था। आई बात समझ में। तो ये पूरी 5 स्केल थी जिसको अभी तक टेम्परेचर स्केल के फॉर्म्स में लिया जाता है। तापमान पैमाने में ही हम इन्हीं 5 स्केल का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से जो शुरू की 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और केल्विन जो होती है वो आपकी क्या होती है, SI यूनिट होती है टेम्परेचर की, क्लियर। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, तापमान, जिसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, अपनी केल्विन होती है। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन उस पॉइंट को बताने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में जा सकते हैं। मान लो कि हमारे पास वैल्यू दे रखी हो केल्विन स्केल में और हमें जाना हो फ़ारेनहाइट स्केल में देखना हो, तो क्या कोई कन्वर्जन है कि हम केल्विन स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में जा सकते हैं, कि हम सेंटीग्रेड से केल्विन में जा सकते हैं? तो क्या कोई कन्वर्जन है इनके बीच में, क्या कोई इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पहले देखते हैं, उसके बाद कुछ रोचक तथ्य आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। चलो ठीक। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेम्परेचर स्केल में आपस में एक टेम्परेचर स्केल से दूसरी टेम्परेचर स्केल में अगर हमको जाना है तो क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, किस फॉर्मूले से हम जा सकते हैं एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में, ठीक है। उसमें क्या एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को अगर आपको याद रखना है तो बहुत आसान होता है। फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन।
मतलब एक टेम्परेचर स्केल से अगर हमें दूसरे टेम्परेचर स्केल में जाना हो तो उसके लिए एक क्या होता है, कन्वर्जन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग ऑन एनी स्केल, रीडिंग ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल में रीडिंग देख लो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट उस स्केल का, ठीक है। अगर सेल्सियस की बात कर रहे हो तो यहाँ सेल्सियस रहेगा और सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, और ये रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है सारी स्केल्स के लिए, मतलब कांस्टेंट ऑफ ऑल स्केल्स। अभी देख बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स होना चाहिए, ऑन की जगह सारी स्केल्स के लिए कांस्टेंट होता है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो कि अब तुम लोग को याद हो गया होगा, ये तुम लोगों का रिवीजन भी है, अगर जिसको नहीं याद है तो वो पहले पीछे जाए, देखे सारी स्केल्स का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, उसके बाद इस कन्वर्जन को ट्राई करें, ठीक है। अगर हमको बात करनी है डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो डिग्री सेल्सियस के स्केल में जो भी रीडिंग है उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0, अपर फिक्स पॉइंट उसका कितना है 100 और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0, ठीक। ये कांस्टेंट होगा सारी स्केल्स के लिए, मतलब इसकी वैल्यू बराबर होगी। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में अगर अपना है और उसका लोअर फिक्स पॉइंट हो गया अपना 32, अपर फिक्स पॉइंट हो गया उसका 212 और लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 32, ठीक। इसकी वैल्यू केल्विन में अगर बात करें तो केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया इसका 273, अपर फिक्स पॉइंट हो गया इसका 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हो गया इसका 273, ठीक। अगर हम बात करते हैं र्यूमर स्केल की, तो र्यूमर स्केल में ये R हो गया, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 0 होता है, अपर फिक्स पॉइंट इसका 80 हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट इसका 0 हो गया। और अगर हम बात कर लेते हैं रैंकिन स्केल की, तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 492 होता है, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 672 माइनस 492। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद देखो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं C/100, इसको लिख सकते हैं डिग्री F माइनस 32 अपॉन 180, देखो ये उतना ही आएगा जितने उनके बीच में खाने हैं। इसको लिख सकते हैं K माइनस 273 अपॉन 100, ठीक। इसको लिख सकते हैं डिग्री R अपॉन 80 और ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्री RN रैंकिन अपॉन 180, सही है। 8 8 16 17 4 1 5 6, ठीक, सही है इसका मतलब, ठीक है। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को किसी ऐसे इसके एलसीएम से बड़े नंबर से डिवाइड कर दो कि सब बराबर से इसमें डिवाइड हो जाए। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दें, हो जाएगी ना 20 से डिवाइड, पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, 20 से डिवाइड किया, 20 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर 20 लिख दो क्योंकि ये सब कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 20 से, तो ये बनेगा तुम्हारा F माइनस 32/9, याद आया कुछ, K माइनस 273/5, भाई 5 अच्छे से बन जाओ, ये हो जाएगा डिग्री R अपॉन 4 और ये हो जाएगा डिग्री RN अपॉन 9, ठीक। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखने वाला होता है, क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। अब कुछ रह गया, मैं इसका 492 क्यों खा गए, ठीक, अब आया सही से।
क्लियर? यानी अगर हमें फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दे रखी है और हमें सेल्सियस में निकालनी है, तो हम इन दो का इस्तेमाल कर लेंगे, इन दो इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। फ़ारेनहाइट में दे रखी है, सेल्सियस में निकालनी, तो इसका इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। ठीक, मान लो केल्विन में दे रखी है और सेल्सियस में निकालना हो, तो इस दो का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मान लो फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, केल्विन में निकालना, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो केल्विन में दे रखा हो, र्यूमर में निकालना, तो इसका इस्तेमाल कर लोगे। अगर मान लो तुम्हें फ़ारेनहाइट में दे रखा हो, रैंकिंग में निकालना, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लोगे। तो किसी में से भी कहीं भी तुम जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जा सकते हैं। क्लियर? एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर हमें जाना है तो हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य पॉइंट्स हैं, वो भी तुम्हें मालूम होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो अच्छा, इसमें साथ में तुम लोग को एक होमवर्क भी रहेगा, चलो होमवर्क तुम्हें भी बहुत सारे बाद में मिलेंगे। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है अपना, मालूम है? सब लोग लिखो अपनी कॉपी में, पहले अपने आप लिखो अपनी अपनी कॉपी में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और अगर इसको सेल्सियस में देखते हैं तो ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आता है। तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसे किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद जो तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स में तुम मुझे बताओगे कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप से अपनी बात को रखते हो। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में अगर इसे कन्वर्ट करो तो मैं बता दे रही हूँ, चलो अच्छा कितना आता है निकल के, 310.15 केल्विन आता है। ठीक है, कन्वर्ट तुम करोगे कि कैसे होगा, 310.15 केल्विन आएगा अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 310.15 केल्विन। जो नॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग एसटीपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या उसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, उस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू होती है। और सेल्सियस में देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना? इसको देखो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि ये लोअर फिक्स पॉइंट है केल्विन में, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया तुम्हारा सेल्सियस में, और ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया तुम्हारा फ़ारेनहाइट में, तो इसमें निकालने की मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उस पर टेम्परेचर कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, कहीं कहीं ये 273 केल्विन भी लिखा रहता है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में इस्तेमाल किया जाता है, और जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सी स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है। सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर जो होता है वो कम ही इस्तेमाल किया जाता है, मेनली तुम्हारा क्लिनिकल तो तुम्हारा फ़ारेनहाइट हो गया, और लेबोरेटरीज में तुम्हारा केल्विन। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में ही करा दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन क्वेश्चंस की हेल्प से तुम जो अपनी इसकी क्वेश्चंस असाइनमेंट जो हैं उसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले करा रहे हैं। अच्छा, एक और इसमें होता है कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें जो कितने टेम्परेचर पे ब्लड को स्टोर किया जाता है वो टेम्परेचर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। ब्लड बैंक टेम्परेचर, ब्लड बैंक टेम्परेचर अभी हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे।
तो ब्लड बैंक टेम्परेचर में टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, वो टेम्परेचर होता है तुम्हारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ब्लड बैंक टेम्परेचर जो होता है वो होता है तुम्हारा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअली में 40 डिग्री पूरा नहीं होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 33.8 से लेके 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होती है। तो ये लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग उसमें निकालते हैं सेल्सियस में, तो 1 डिग्री सेल्सियस से लगभग ये 6 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब जरा हम कन्वर्जन करना तुमको बता देते हैं पहले, और फिर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ हम क्वेश्चंस लिख देते हैं बोर्ड पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को जब पहले खुद से ट्राई करोगे और फिर हम उन क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, किस तापमान पर, अरे भाई थोड़ा अच्छे से लिखो, किस तापमान पर सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट का दुगना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे अच्छे क्वेश्चन है, कि सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट का दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस विल डबल ऑफ फ़ारेनहाइट। अच्छा, सेल्सियस स्केल लिख देना, विल डबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उस पॉइंट पर अपने को टेम्परेचर बताना, चाहे वो टेम्परेचर तुम सेल्सियस में बता दो, सेल्सियस में, या तुम उसको फ़ारेनहाइट में बता दो। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में पहली बात है, तुम्हें कोई एक रिलेशन मालूम है? हाँ मालूम है, अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन में देखा था। क्या रिलेशन था वो? C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। यही था रिलेशन, याद आया? ठीक है, जिसको नहीं याद है वो जाके एक बार पीछे इक्वेशन को देख सकता है। तो सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट का डबल हो गया, तो यहाँ डबल कर दो, F - 32/9। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 18F इज इक्वल टू 5F माइनस का 5 2 10 5 3 15 1 16, 18 में 5 गया तो हो गया 13F इज इक्वल टू 160। F की वैल्यू आ गई 160/13। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अपनी निकल आएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? हाँ गड़बड़ हुआ है, माइनस साइन भी तो आएगा, नहीं आएगा माइनस साइन? है ना, माइनस साइन भी तो आएगा। C इज इक्वल टू 2F डाल दो, 9 2 18F हो गया, 5F 5 2 10 5 3 15 1 16, 18 में 5 गया यहाँ 13 हो गया, या माइनस 160 आएगा, है ना, माइनस में 160 आएगा। तो ये F की वैल्यू निकाल आए, ठीक है। और अगर C में निकालना हो तो इसको ट्वाइस कर देना, तो C में भी दोनों आ जाएंगे फिर तुम्हारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि, अब ये क्वेश्चन देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, सेंटीग्रेड स्केल में। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
अब इसको सॉल्व करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी स्केल से पता है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वहाँ फ़ारेनहाइट में देखते हो तो वो कितना आता है तुम्हारा निकल के, फ़ारेनहाइट में कितना आ जाता है ये 212। ये गंदा कौन कर रहा है भाई बोल के, कितना आ जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन और है इसमें। हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 था तुम्हारा। एक क्वेश्चन है कि एक तुम्हारे पास शुद्ध थर्मामीटर है, एक तुम्हारे पास शुद्ध थर्मामीटर है, ठीक, तुम्हारे पास शुद्ध थर्मामीटर है, मतलब एक अच्छा थर्मामीटर है, और उसमें कोई वैल्यू आ रही है 30 डिग्री सेल्सियस की, ठीक, और अशुद्ध थर्मामीटर अशुद्ध थर्मामीटर से जब यही वैल्यू निकाली गई, मतलब थोड़ा सा थर्मामीटर में कुछ गड़बड़ी थी, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कितनी गलती की थी, कितनी गलती थी, कितनी गलती थी या कितनी त्रुटि थी, कितनी त्रुटि थी अशुद्ध थर्मामीटर में। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, अशुद्ध थर्मामीटर में कितनी त्रुटि थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक शुद्ध थर्मामीटर है, मतलब एक अच्छा थर्मामीटर है जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस नाप रहे हैं, किसी चीज की वैल्यू आ रही है, और एक अशुद्ध थर्मामीटर से उसी चीज को अगर हम नाप रहे हैं तो वो 87 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो त्रुटि आपसे पूछ रहा है कि कितनी उसमें त्रुटि थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कितनी त्रुटि थी अशुद्ध थर्मामीटर में, तो अशुद्ध थर्मामीटर में से त्रुटि पूछी गई है, तो पहली ये बात है कि अशुद्ध थर्मामीटर में त्रुटि पूछी गई, तो जो शुद्ध थर्मामीटर है वो सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस में है, तो सबसे पहले उसको क्या करो, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, यही होता है फॉर्मूला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का। तो डिग्री सेल्सियस कितना है 30 अपॉन 5 माइनस इक्वल टू F माइनस 32/9, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल के 9 3 का 18, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 5F माइनस 5 2 10, 5 ये 15 1 16, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा निकल के 270 में ये 116 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 160 इक्वल टू 5F, ये हो जाएगा 0 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4, तो ये F कितना हो जाएगा 430/5, हो जाएगा 5 × 40 और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो शुद्ध थर्मामीटर जो था, तो शुद्ध थर्मामीटर में अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था। यानी शुद्ध थर्मामीटर में किसी चीज को जब नाप रहे थे तो वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी वैल्यू आ रही थी, अशुद्ध थर्मामीटर में उसी चीज को नापने पर 87 आ रही थी। अब यहाँ से तुम त्रुटि को बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो त्रुटि थी वो कितनी थी, यानी 87 में से 86 को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक। ओरिजिनल कितना था 86 था, परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 × 100/86, यानी 100/86 परसेंटेज उसमें क्या थी, त्रुटि थी आपके थर्मामीटर में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इसी में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि या क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, जो सेंटीग्रेड स्केल होती है और जो आपकी फ़ारेनहाइट स्केल होती है, इन दोनों स्केल में एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि दोनों स्केल में कॉमन होती है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में। यहाँ पे -40 जो होता है ना, -40 डिग्री सेल्सियस लिखा जाए या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाए,
ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आप निकाल सकते हो। इसको फिर से वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला। कौन सा फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला है आपका डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। आप यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू रख दो -40 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। 9 चौको 36 हो गया आपका -360 और ये हो गया 5F माइनस का 160, है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका -360 प्लस 160 इक्वल टू 5F। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 200 इज इक्वल टू 5F। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? F की वैल्यू हो गई माइनस का 200/5 यानी माइनस का 40। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो या -40 डिग्री सेल्सियस लिखो, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सीधे क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जहां पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट की स्केल क्या होती है, बराबर होती है। तो वो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी इसमें इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मान के चलो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं असाइनमेंट के फॉर्म में तुम लोगों को कराने के लिए। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और देखते हैं कि उसमें तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इस लेक्चर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है तुम्हारे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। टीजीटी में 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, या जीआईसी ले लो, एलटी ले लो, पीजीटी ले लो, कुछ भी ले लो तुम, ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग।